नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा सिंह और आप सभी का स्वागत है प्राशील एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के सिलेबस और रणनीति क्या होनी चाहिए। स्पेशली बिहार में जो एस्टेट होने वाला है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। बिहार में बहुत ही जल्द एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आप इस एस्टेट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बीपीएससी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी कि बीपीएससी के शिक्षक बन सकते हो। क्योंकि अगर आप ये एस्टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस एग्ज़ाम में आप बैठ ही नहीं पाओगे। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो आप 6 to 8 में बैठ सकते हो, यानी कि 6 to 8 में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप एस्टेट दोनों पेपर जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों अगर क्वालिफाइड हो तो फिर दोनों में आप बैठ सकते हो। तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगी फिर एग्ज़ाम क्लियर करने की और ज़्यादा सीट भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है और किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कभी कुछ भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं दिए हो, पहली बार आपने बीएड किया है और सिर्फ एस्टेट दे रहे हो, तब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप सीटेट में बैठ चुके हो और एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ, ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहते हो, कोई सहायता चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ये हमारा ईमेल है और ये हमारी वेबसाइट है। चलिए, बिहार एस्टेट, अब ये टीजीटी का सिलेबस है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पीजीटी का भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है, सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। हिंदी विषय की तैयारी हम इस चैनल पे करते हैं, तो सब कुछ आपको हिंदी विषय से ही जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करूँ टीजीटी की, जो कि आपका जो आपका 9 to 10 के लिए होता है ना। टीजीटी की अगर मैं बात करूँ और तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपका साहित्य जो है वो बहुत कम रहता है। कम मतलब कि ना के बराबर रहेगा, है ना। वो पीजीटी में ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं बताऊंगी कि आपको कब कहाँ किस चीज़ को कहाँ से पढ़ेंगे आप। संधि प्रकार सहित, यानी कि जब आपसे संधि पूछ रहे हैं तो संधि में ये आपसे पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार हैं। जैसे संधि में आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि में भी आपका स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। या फिर आपसे डायरेक्ट संधि का प्रश्न दे दे कि निम्नलिखित में से इस शब्द में कौन सी संधि है, गुण है, वृद्धि है, तो इस प्रकार का कि विसर्ग संधि है। और जहाँ की प्रश्न रहता ही रहता है, संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपका समास में क्या है, रचना और प्रकार सहित। तो वापस से जैसे संधि के प्रकार पूछ लिया, वैसे ही समास का भी प्रकार पूछेगा। जैसे कि इसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। फिर आपसे पूछ देगा कि अगर जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे कि आपका नीलकमल, जैसे पूछा गया है, ये भी पहले भी पूछा गया है, तो नीलकमल में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है या फिर तत्पुरुष है या कर्मधारय है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये बीपीएससी की तरह 3 ऑप्शंस देके और फिर बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं उसमें इनमें से एक से अधिक वैसे नहीं देता। इसके 4 ऑप्शंस रहते हैं और आपको चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो यह आसान होता है, क्योंकि जहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, तो जैसे बीपीएससी 3 ऑप्शन ही देता है और बाकी के 2 उसके ऑप्शंस जो रहते हैं वो कंफ्यूजिंग रहते हैं, जहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज हो, तो जैसे इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो बीपीएससी का पैटर्न है, इसका एस्टेट का नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका संक्षेपण रहता है। अनेक तरह के गद्यावतरणों के संक्षेपण से संबंध अभ्यास, परिभाषिक शब्दावली एवं तकनीकी शब्दावली। अब ये जो है ना, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली, ये आपको बीपीएससी में भी दिखाई देगा और ये एस्टेट में भी दिखाई देता है, और ये आपको काफ़ी परेशान करता है ना। 2 प्रश्न बीपीएससी में रहते हैं, कम से कम तो 2 रहेंगे, है ना। उसी प्रकार से आपका एस्टेट में भी हो सकता है 2 रहे। तो ये जो टॉपिक है वो आप कहाँ से कवर करोगे। तो देखो, गाइड वगैरह में तो मैंने देखा है कोई गाइड में, बट मैंने हरदेव बाहरी की किताब आपको सजेस्ट की थी। हरदेव बाहरी किताब में आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये वाला जो टॉपिक है वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। वैसे किताबें तो कई हैं व्याकरण की, पर पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे एक तो हरदेव बाहरी की किताब अच्छी लगती है और दूसरी है आपकी कामता प्रसाद। ये 2 किताबें मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है ये। ठीक है, उसके अलावा आपका वाक्यों में व्यवहृत शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, तो ये वाक्य का हो गया। उसके बाद है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि,
पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य प्रकार, तो वाक्य तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, पदबंध भी मैं बहुत जल्द पढ़ाऊंगी और वाच्य भी मैं बहुत जल्द पढ़ाऊंगी। शब्द शक्ति, व्यंजना, अब यहाँ पे व्यंजना स्पेशली इसने मेंशन किया है, लक्षणा और अभिधा नहीं मेंशन किया है, लेकिन व्यंजना तो हो सकता है कि अभिधा से तो पूछेगा ही, लक्षणा से भी, लेकिन व्यंजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उन दोनों से ना पूछे लेकिन इससे तो ज़रूर पूछेगा, इसलिए इसने मेंशन भी किया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अलंकार में कौन सा, तो अर्थालंकार, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। और छंद में कौन कौन से, तो वर्णिक छंद, जैसे कि आपके वर्णिक छंद में क्या होते हैं, वर्ण को हम गिनते हैं ना, जैसे ये लघु और ये गुरु है, तो मान लो कि जैसे आपने लिखा रामायण, है ना, ये एक शब्द है, तो अब इसी को अगर ये वर्णिक छंद में काउंट करने के लिए बोल देगा तो फिर कैसे करोगे, इसमें मात्रा से कोई मतलब है ही नहीं, आपको एक एक वर्ण काउंट करना है बस, र, म, य और ण। मात्रा मतलब कि र में जो आ की मात्रा लगी है तो इसको नहीं गिनना है आपको, तो यही आपका वर्णिक छंद होता है। वैसे छंद मैं पढ़ाऊँगी, इस चैनल पर भी पढ़ा दूँगी बहुत अच्छे से। फिर आपका काव्य गुण, जो ओज, प्रसाद और माधुर्य जो काव्य गुण होते हैं वो सारे। रस आपसे पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है, नीचे का जो टॉपिक है आपका छंद, काव्य गुण, रस और ये जो है शब्द शक्ति, तो इन सारे टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उपमा और ये जो अलंकार है उसमें स्पेशली अर्थ अलंकार में उपमा तो बहुत सरल है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। रूपक भी सरल है, उत्प्रेक्षा भी सरल है और विरोधाभास भी सरल है। उपमा तो आपको पता है, उपमेय उपमान का, जहाँ पे सा, सी, सम, सरी, समान वाचक शब्द हो। रूपक में जैसे वाचक शब्द नहीं होगा। उत्प्रेक्षा में आपकी क्या होगी, कल्पना होगी। और विरोधाभास में क्या होगा, विरोध दिखाई देगा, ठीक है। जो सारे अलंकार हैं अर्थालंकार हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो हो जाएगा आपका एक नहीं कम से कम तो 5 से 6 प्रश्न अलंकार से भी रहते हैं, और बाकी सारे से, रस से भी 2 से 3 प्रश्न रहेंगे आपके। काव्य गुण से भी अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। छंद से तो बहुत, छंद भी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 के बीच में मान के आप चलो, स्पेशली वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको मात्रा वर्ण गिनने की हर अगर वर्णिक छंद में कोई वर्ण है, वर्णिक छंद है तो उसमें कितने वर्ण की बात की गई है, तो वर्णिक छंद आप वैसे देख लेना। मात्रिक छंद रहता तब तो फिर जैसे आपको गिनना पड़ता मात्रा वगैरह, लेकिन मात्रिक जब आप वर्णिक पढ़ेंगे तो मात्रिक भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो दोनों चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप कहाँ से कवर करेंगे, तो देखो किताबें अगर पढ़ लोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक तो आप PYQ देखोगे, जितना भी एस्टेट हुआ है, एस्टेट PYQ प्लस BPSC की प्रिपरेशन तो करेंगे ही आप, TRE की कर ही रहे होंगे, तो जो 4.0 की कर रहे हो इससे पहले जो हुआ होगा ना, उन सब सारे PYQ में देख लेना मुहावरे और लोकोक्तियाँ। किताबें अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई गाइड है तो गाइड में भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी रहती हैं। स्पेशली मुहावरे और लोकोक्तियाँ उसमें जो पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसको लेकर के वो दिया हुआ रहता है कि हाँ, जैसे मैंने आपको एक गाइड बताई थी आदित्य पब्लिकेशन की, सामान्य हिंदी की, तो उसमें जा कर के देख लेना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ इनफ है आपके लिए, वहाँ से पढ़ लोगे तो फिर अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी जा सकते हो, स्पेशली PYQ देख लेना और गाइड देख लेना। अब ये कुछ और है सिलेबस, जैसे अब 100 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट रहता है, विषय रहता है ना, उसके अलावा ये जो आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 50 नंबर का ये रहता है आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स पे, तो ये आपका टोटल 150 नंबर का हो जाता है। तो 100 नंबर आपकी हिंदी रहेगी प्लस 50 नंबर आपका सिलेबस रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग। अब ये क्या चीज़ है, अब इसको अलग से पढ़ें क्या करें, तो आपने BEd तो किया होगा, है ना, तभी तो आप एस्टेट दे रहे हैं। तो BEd में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ आपसे यहाँ पूछी जाएगी, और बहुत ही सरल रहता है, बहुत ही सरल प्रश्न। प्लस अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो, सीटेट, ठीक है, तो जो सीटेट में जितना पढ़ लिया बहुत है, यहाँ पे मोर देन इनफ है। सीटेट में जितना पढ़ लिया आपने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, तो एक बार वापस से जा कर के CDP रिवाइज़ कर लेना बस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो वहाँ से रिवाइज़ कर लोगे तो काम आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसे इसमें देखो क्या है, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, ये आपने BEd में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसके सारे क्या है कैरेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपने क्या सब ने पढ़ा होगा जिन्होंने भी BEd किया हुआ है। टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, PYQ देख लेना है बस, PYQ लगा लो, जितने भी एस्टेट के PYQ हैं उसमें ये वाला जो पोर्शन है वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 50।
50 नंबर का। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे, जब मैं एस्टेट का मतलब बहुत पहले दिया था एग्ज़ाम मैंने, तो उस समय मैं इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीटेड क्वालिफाइड थी तभी, और उस समय मैंने बहुत अच्छे से, और क्योंकि तुरंत तुरंत मैंने बीएड भी किया था, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा, और उसके बाद फिर मैंने सीटेड क्वालिफाइड किया, तो और बेटर तरीके से मेरा सीटेड क्या बोल सकते हैं, मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन था वो अच्छे से क्लियर हो चुका था। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो उम्मीद है कि आप भी जैसे मैं बता रही हूँ उसी रास्ते पे होगे कहीं ना कहीं। तो जो जैसा मैं कह रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार भी अगर आप फॉलो कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज़ आप बस, मैं सिलेबस बता रही हूँ, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे माइक्रो टीचिंग है, इसके लिए आपको बेटर एक और रास्ता है कि जितना भी मैं बता रही हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आप PYQ देखोगे ना तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो देखना आपसे सॉल्व हो जाएंगे और आप सही उत्तर दोगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी थोड़ा सा और है कि इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम क्या होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट बुक होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर है, इवेल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग है, करिकुलम है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग है, टीचिंग एड्स है, एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, ये वही वापस से जो आपने पढ़ा है। अदर स्किल्स में जैसे थोड़ा बहुत आपका जनरल नॉलेज रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत वही वापस से मैं कहूँगी, PYQ देखना, इसके लिए PYQ देखना, बना लोगे आराम से। अगर जीवन में कभी एक बार भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो आराम से बन जाएगा ये, है ना। जैसे ज़्यादातर इसमें एक तो आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है कि मोहन जो है वो इतना किलोमीटर यहाँ राइट चला, तो इसके बाद ये यहाँ पहुँचा, तो अब वो कौन सी दिशा में खड़ा है, तो इस तरह की रीजनिंग रहती है, तो बहुत सरल रहता है। मैथमेटिकल भी बहुत सरल रहता है। अगर कभी 10th तक में मैथ सीरियसली होकर के पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े होगे तो कोई बात नहीं है, इससे आपका जो है जो आप क्वालिफाई करने वाले हो रुकेगा नहीं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी वाले थोड़ा सा मैथ से डरते हैं, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे डरते हैं, लेकिन थोड़ा इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इजी रहता है, और जनरल नॉलेज इसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, पास हो जाओगे। ऊपर का हिंदी साहित्य स्किप नहीं करना, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा PGT के बारे में बात कर लेते हैं। TGT हमने देख लिया, PGT के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। PGT में क्या है, चीज़ें थोड़ी अलग रहेंगी। वहाँ पे आपका व्याकरण ज़्यादा था, कहाँ पे, तो TGT में। यहाँ पे आपका साहित्य ज़्यादा रहेगा PGT में। जाहिर सी बात है ये PGT है तो साहित्य तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पास करोगे आप तो क्या बनोगे, आप 11th और 12th के शिक्षक बनोगे। कहाँ पे, BPSC में, TRE में, याद रखना इस चीज़ को। इसको पास करोगे तो 9 और 10th के बनोगे, है ना। तो यहाँ पे व्याकरण ज़्यादा है, यहाँ पे साहित्य ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। 2-4 रचनाएं इसकी यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट, आसान ही है। कभी हिंदी पढ़ी होगी तो आराम से हो जाएगा। जैसे अब ये क्या है, इसका सिलेबस देख लो, ये भी 100 नंबर का रहता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हर हिंदी पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं स्कूल में तो नहीं, जब आपने BA पढ़ा होगा, BA किया होगा, तो जब आप हिंदी से होगे BA में, तो शुरुआत ही इसी से की जाती है कि काल विभाजन और नामकरण का क्या क्या प्रयास किया गया, सबसे पहले किसने प्रयास किया, अब जिसने प्रयास किया उसकी भाषा क्या थी, हिंदी में सबसे पहले किसने प्रयास किया, है ना, सबसे पहले अच्छे तरीके से काल विभाजन किसने किया, तो ये सारी चीज़ें वर्ण के अनुसार किसने किया, काल के अनुसार किसने किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ठीक है, प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार। तो आदिकाल, भक्तिकाल, यहाँ पे आदि थोड़ा सा गलत है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब ये जो है ना पूरा का पूरा एक यूनिट है, बिल्कुल यूनिट। मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से इसको भी कवर करोगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं। जब आप नेट JRF की प्रिपरेशन करते हो ना, नेट JRF, ठीक है, तो पहले नहीं दूसरे यूनिट में है, पहले में तो भाषा विज्ञान है, दूसरे यूनिट में है ये पूरा का पूरा चैप्टर। जैसे अब है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। उसके बाद आप क्या है, हिंदी गद्य की विविध विधाएं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक के बाद है आपका निबंध, आलोचना। फिर उसके बाद है हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जैसे संस्मरण, रेखा चित्र,
जीवनी, चयनित कहानियों में कानों में कंगना, उसने कहा था, और उसके बाद है आपका पंचलाइट, चीफ की दावत, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत, और उपन्यास में है आपका गोदान, त्यागपत्र और मैला आंचल। तो ये सारे उपन्यास हैं। इसके अलावा आपका कुछ नाटक पढ़ना है। नाटक में आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और चयनित निबंध। अब नाटक दो ही पढ़ने हैं आपको, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। तो यही दोनों जो नाटक है ना आपके, ये नेट में भी लगे हुए हैं, नेट के एग्ज़ाम पर। नेट के एग्ज़ाम में थोड़े से नाटक ज़्यादा है, वहाँ पर डीप चीज़ें पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा, जैसे रचनाकार के बारे में, प्लस जो उसमें पात्र हैं उसके जो संवाद हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चयनित निबंध में आपका गेहूँ और गुलाब, आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। उसके अलावा चयनित कवि और कविताएं। अब कविताओं में क्या पढ़ना है आपको, तो विद्यापति की पदावली पढ़नी है। उसके बाद आपका ये सारे विद्यापति की पदावली है, इसमें कौन कौन से पद हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो ये सारे हैं। देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2, जय जय भैरवी, पद संख्या 3, कुंज भवन ने से निकसद रे, पद संख्या आपका 59, तातल सैकेत बार बिंदु संपद, पद संख्या कितना आपका 254। उसके बाद आपका कबीर को पढ़ना है। कबीर के पद में कौन कौन से हैं, तो दुल्हनी गाँव हूँ मंगलाचार, झीनी झीनी बीनी चदरिया और काहे रे नलिनी, ठीक है। उसके बाद आपका सूरदास है, जिसमें आपका अमर गीत, सार संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, पद संख्या आपका 6, 9, 10, 108 और 1 है। फिर आपका जायसी का नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड है, ठीक है। फिर है आपका तुलसीदास का रामचरितमानस, केवल अयोध्याकांड, मैथिली शरणगुप्त दोनों ओर प्रेम पलता है, ये कविता है। रामधारी से दिनकर का हिमालय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वह तोड़ती पत्थर, जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल, केदारनाथ अग्रवाल का मैंने उसको, नागार्जुन का शासन की बंदूक, आरसी प्रसाद सिंह का जीवन का झरना, जानकी वल्लभ शास्त्री का मेघ गीत। उसके अलावा काव्य शास्त्र में आपको रस, अलंकार और छंद पढ़ने हैं। रस अलग है, अलंकार और आपको छंद पढ़ने हैं। व्याकरण में आपको पढ़ना है, व्याकरण में आपको सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द और आपका वाक्य संशोधन। फिर आपको प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है, पत्रिकाओं से कुछ कुछ प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और पुरस्कृत रचनाएं, फिर आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा से भी प्रश्न आ जाता है, जैसे अनुच्छेद वगैरह वाले प्रश्न आ जाते हैं। और वापस से आपका वही आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के 50 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वापस से वही आपका CDP मान के चलिए, और थोड़ा सा टीचिंग स्किल्स अलग हैं, ठीक है ना, टीचिंग एंड अदर स्किल्स अलग है। अब जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग पूछ लेगा आपसे, जैसे आपका टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग एंड प्रोसेस जो पीछे आपने देखा, वापस से वही टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर से हम हिंदी का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये PGT का सिलेबस है। और अगर आप PGT कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, क्योंकि इसका सिलेबस आपको देखने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बता देती हूँ कि आप पढ़ोगे कहाँ से। मान लो आपने कभी हिंदी की तैयारी की जीवन में, कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हिंदी, जो कि मुझे विश्वास है कि आपने थोड़ी बहुत तैयारी तो की ही होगी। तब आपको क्या करना है कि आपके पास नोट्स तो होंगे, ठीक है, खुद के नहीं है तो कहीं से मांग लेना, मांगा होगा या जो भी है, जैसा भी पढ़ा होगा कुछ भी, तो नोट्स होगा तो उसको रिवाइज़ करना। अगर नोट्स नहीं है तो क्या करोगे, अब जैसे मान लो एस्टेट बहुत जल्द आ गया तो अभी से भी पढ़ लो तो भी हो जाएगा आपका। बहुत जल्द आ गया तो एक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। गाइड है, ये गाइड है सरस्वती पांडे, एवं कहीं भी मांग लेना मिल जाएगा, ठीक है। गोविंद पांडे, हिंदी साहित्य, अब नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन पुस्तक जो है वही सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की मांगना, हिंदी की पुस्तक मांगना दे देंगे। ये 1 लाइनर है, ठीक है, और 1 लाइनर में एक जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो सारी चीज़ें दी हुई है। तो आपको कौन सा पोर्शन, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो यहाँ तक नई कविता तक, यहाँ से आराम से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप क्या कवर करोगे,
अब जैसे आपका कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना, ये भी उसमें दिया हुआ रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ चुनिंदा को ही पढ़ना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब आपको तो नहीं बताई हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको मैं बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि मैंने जब बीपीएससी का उनको पढ़ाया हुआ था, पढ़ा रही थी मैं टीआरई में, ठीक है। तो मैंने उनको बताया हुआ है कि कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी है, बस उसको छोड़ करके और कुछ नहीं पढ़ना है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। बाकी सब भूल जाओ, जितना बताया है उतना ही पढ़ना, जितने नोट्स दिए हैं बस उतना ही पढ़ना। एस्टेट क्या आपका नेट तक की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कहानी बच गई आपकी नीचे की, कानों में कंगना और उसने कहा था, ये एक सिंपल कहानी है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं कहीं से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके, आपके पास है ये कहानी, नहीं है तो क्या करोगे, गूगल पे जाना, सर्च करना, कानों में कंगना, मिल जाएगी। उसने कहा था मिल जाएगी, आपको कहानी का प्लॉट मिल जाएगा, पंच लाइट चीफ था, सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। नहीं भी अवेलेबल है तो कुछ दिन के बाद हम लोग इस पर क्लास लेंगे, ठीक है, क्लास करने वाले हैं इस पर। तो एक एक रचना को जो भी महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं वो मैं बता दूंगी, उस क्लास को कर लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद चयनित उपन्यास। अब उपन्यास इतना सारा पढ़ेंगे आप तो मैला आंचल पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ लूँ इसको तो पढ़ लीजिए, लेकिन स्पेशली फोकस करिएगा पात्रों पे, ठीक है ना, मेन पात्र पे, गाँव का नाम, लेखक के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे कि लेखक कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब हर गांव का नाम, पात्र, वापस से यहाँ भी पात्र इम्पॉर्टेंट है, प्रेमचंद का 1936 में लिखा गया था, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1954 में लिखा गया था। त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। तो कुछ बेसिक रचनाएं हैं जो आपको जाननी है, तो यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट पात्र याद कर लेंगे, और मतलब त्यागपत्र का, मैला आंचल का और गोदान का, इन सब का पात्र आप याद रखिए। पात्र ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिलान वाले प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। फिर आपका जो नाटक और ये सब है, निबंध है, तो चंद्रगुप्त नाटक में बहुत सारे पात्र हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी क्लास में, मैं करवा दूंगी, इसके लिए आपको फिक्र नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप स्किप कर सकते हो तो कविताएं एक दो स्किप कर देना, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ करके एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बल्कि लिमिटेड और स्मार्टली प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ले करके बहुत सीरियस नहीं हो जाना कि मैम आप तो सब बोल रही कि कुछ नहीं बोल रही हूँ, सब नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो 1 से लेकर के 10 यूनिट है, ठीक है, तो सोचोगे कि हर एक यूनिट का मैं टॉपिक कवर करके तब एग्ज़ाम देने जाऊँ तो एग्ज़ाम आ जाएगा और टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जितने भी लोग अभी तक टॉपर हैं या जो भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन सबसे पूछ लेना जा करके, कभी भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें अपने हिसाब से भी देखनी है आपको कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करना है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये जो आपका कविता वाला पार्ट है, तो इसमें से आप देख लेना। हाँ, इनको मत स्किप करना, जो सूरदास वगैरह है ठीक है, वो तो चलेगा, आप नहीं भी पढ़ोगे तो, लेकिन इनको मत स्किप करना। ये बिल्कुल छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनको कहीं से देख करके पढ़ लेना और इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या कांड वगैरह छोड़ दो, रामचरितमानस के बारे में बस जानते रहो कि रचना कब हुई है ना, सबसे पहले किसको पढ़ करके सुनाया था, तो रस खान को सुनाया था। कितने कांड थे, तो 7 कांड थे। कांड में क्रम क्या था, कांडों का क्रम क्या था, मतलब पहले से बाद के क्रम में सबसे पहले कौन सा कांड आया है ना, बाल कांड आया, अयोध्या कांड आया, अरण्य कांड आया, कौन कौन से कांड, अंतिम कांड कौन सा है, ठीक है। और लिखने में कितना समय लगा, लिखने में तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी भाषा क्या है, ब्रज है, अवधि है, तो अवधि किसकी भाषा है, ब्रज किसकी भाषा है, दोहा चौपाई शैली में है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी तुलसीदास से। मैथिली शरणगुप्त से भी आपको दोनों और प्रेम पलता है, इसको बस कविता को पढ़ लेना एक बार, आपका हो जाएगा। तो इनको मत स्किप करना, लेकिन हाँ, इनमें से अगर आप सब पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तब फिर आप जो छोड़ सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्किप करने की, तो फिर इधर से 1-2 स्किप कर सकते हैं, बाकी इनका भी आपको वापस मैं कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव और PYQ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, जैसे स्टेट का हम प्रिपरेशन करेंगे। ये आपका सिलेबस था। अब मैं ये काम करूँगी, ये सिलेबस जो है वो ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है ना, हमारा ग्रुप है उसमें मैं डाल दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये सिलेबस डाल दूँगी। वैसे मैं डाला हुआ है, लेकिन वापस से मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप ये सिलेबस ले लेना, TGT और PGT दोनों का, PGT, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सरल है, बहुत आसान है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, बस क्वालिफाई ही करना होता है, इसमें कट ऑफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत सरल है। तो चलिए
आप तैयारी करते रहिए और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि आपको पता है इसकी बात चल रही है, तो हो सकता है कि बीपीएससी से पहले में भी आपको ये एग्ज़ाम दिख जाए। तो आप तैयारी करते रहिए ताकि आप जब एग्ज़ाम आए तब आप हड़बड़ाओ नहीं कि हाँ अब एग्ज़ाम आ गया और हमने कुछ तैयारी नहीं की है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हो तो आप बीपीएससी के लिए जैसे आपका वो आ रहा है ना TRE 4.2, तो इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। किसमें? 9 और 10th में, और आपका PGT दोनों में एलिजिबल हो जाओगे। और 6 to 8 में तो रहोगे ही, क्योंकि यहाँ पे तो सीटेट से भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। सिलेबस मैं ग्रुप में डाल दूँगी। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो, और सजेस्ट करें दूसरों को कि यहाँ पे जो है प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। बहुत जल्द हम साहित्य की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।